ताऊ ताइया ने, काका काकिया ने, छोटे बड़े भाण भाइया ने और सारे प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मैं नवीन यादव थारा स्वागत करूं हूं हरियाणा की खबर में। आज एक ऐसी बात, एक ऐसा टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे। आपको पता है जीवन में स्टैंप का महत्व बहुत होता है। बहुत ही ज्यादा स्टैंप यूजेज हमारे ऑफिशियल वर्क्स में होती है। भले ही आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल काम को करवा रहे हो, डोमिसाइल बनवा रहे हो तो स्टैंप लगेगी। आप कोई नोट बनवा रहे हो नोटरी से तो स्टैंप लगेगी। प्लस अगर आपको कोई किसी भी एडमिट कार्ड वगैरह को या एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों की बात की जाए तो उस पर स्टैंप लगेगी। या मैं कहूँ कोई भी ऑफिशियल वर्क जमीन से रिलेटेड हो तो उस पर स्टैंप लगेगी। ऐसा कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं है या हमारे दैनिक लाइफ में ऐसी कोई भी कागजी कार्रवाई ऐसी नहीं है जो बिना स्टैंप के होती हो। और स्टैंप का महत्व आज की दुनिया में सबसे ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा स्टैंप का महत्व है। और उसी स्टैंप के ऊपर आज हम प्रत्यक्ष ड्यूटी स्टैंप की बात करेंगे। उसी स्टैंप के ऊपर डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, किस प्रकार का शुल्क है, क्या है, उन सभी चीजों पर चर्चाएं करेंगे। स्टैंप जीवन को बदलने का काम भी करती है। एक अच्छी स्टैंप जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना देती है और गलत तरीके से लगी हुई स्टैंप जीवन को बिल्कुल निरक्षर कर देती है। अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो स्टैंप बहुत बेहतर और अच्छी लगेगी। यदि वही कार्य हम गलत तरीके से करेंगे तो स्टैंप बेकार और गलत तरीके से लगेगी। तो उसी स्टैंप के बारे में आज हम कहानी पढ़ेंगे, क्या है वो स्टैंप, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए हम रुख करते हैं प्रत्यक्ष ड्यूटी स्टैंप पर। क्या कहानी है हरियाणा की खबर में। पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया। प्रत्यक्ष स्टैंप ड्यूटी का लाभ मिला। क्या है प्रत्यक्ष स्टैंप ड्यूटी, जिस पर हम चर्चा करें। तो देखिए चर्चा में क्यों है, इसकी सबसे बड़ी बात यह चर्चा में होने का कारण हरियाणा सरकार ने जो पंचायती राज संस्था है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए कुल स्टैंप शुल्क राजस्व का 1% लाभ, 1% भाग आवंटित करने का निर्णय लिया है कि जितना भी शुल्क होगा कुल स्टैंप का, उसका 1% भाग आवंटित किया जाएगा। उसका डिसीजन लिया गया। मुख्य बिंदु स्टैंप ड्यूटी के बारे में, तो स्टैंप शुल्क भारत में राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति के लेन देन पर लगाया जाने वाला कर है। जो आप प्रॉपर्टी वगैरह जो सेल परचेज करते हो ना, उसके ऊपर ये टैक्स लगता है, जो भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 द्वारा शासित होता है। स्टैंप शुल्क की दरें आज के अनुसार अलग अलग हैं। यह कानूनी दस्तावेजों तथा संपत्ति स्वामित्व के पंजीकरण प्रक्रिया का अनिवार्य भाग है, जो बहुत जरूरी है। जमीन का इंतकाल वगैरह करवाने के लिए, बयाना वगैरह करवाने के लिए बहुत अनिवार्य है। 1899 से लगती आ रही, अंग्रेजों के टाइम से ये बात है। पंचायती राज संस्था PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, औद्योगिक राज संस्था भी उसे कहते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे पूरे देश में एक समान त्रिस्तरीय संरचना लागू हुई। इसने नियमित चुनाव अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट, और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य कर दिया तथा जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के लिए धन, कार्यों और पदाधिकारियों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन को इसने बढ़ावा दिया। अधिकांश राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना अपनाई जाती है। आज भी त्रिस्तरीय पंचायती संरचना अपनाई जाती है और अधिकांश राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना जो अपनाई जाती है, ग्राम सभा, गांव या छोटे गांवों का समूह, पंचायत समिति, खंड परिषद तथा जिला परिषद, जिला स्तर पर भारत के संविधान का अनुच्छेद 243G राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को सब सरकारी संस्थानों के रूप में कार्य करने के अधिकार और शक्तियां प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 243 जी इन सभी चीजों की पावर प्रोवाइड करता है सब सरकारी संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए। पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243 अच में, उनके लिए संवैधानिक प्रावधान 243 अच में किए गए हैं। राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को कर शुल्क तथा टोल लगाने, एकत्रित करने और उपयोग करने की अनुमति का अधिकार देता है। अनुच्छेद 280(3) के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग की सलाह के आधार पर पंचायतों के लिए पूरक निधि आवंटन की सिफारिश करनी होती है। सुधार और अन्य संबंधित वित्तीय मामलों पर झुकाव करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज तथा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। PRIS की वित्तीय स्वावलंबन को दिशा देने का प्रयास राज्य सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को वित्तीय रूप में सशक्त बनाना, जिससे उन्हें स्थानीय विकास कार्यों की योजना बनाने और क्रियान्वयन में अधिक स्वायत्तता मिल सके। इस योजना के तहत सरकारी पंचायती राज संस्थाओं को 572 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की योजना बना रही है। सरकार पंचायती राज संस्थाओं को कितने रुपए वितरित करने की योजना बना रही है? 572 करोड़ रुपए। ठीक। और इसमें राजस्व वितरण की संरचना क्या रहेगी? सरकार कुल स्टैंप ड्यूटी राजस्व का 1% पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करेगी, जो निम्न अनुसार विस्तारित किया जाएगा। 0.5% दिया जाएगा ग्राम पंचायतों को, 0.25% दिया जाएगा पंचायत समितियों को और 0.25% या 2.5% दिया जाएगा जिला परिषदों को। पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए पूर्व में कदम उठाए गए थे। सरकार पहले ही अंतर जिला परिषदों की स्थापना कर चुकी है तथा पंचायतों को प्रत्यक्ष रूप से निधियों के हस्तांतरण की व्यवस्था लागू कर चुकी है। इन उपायों के माध्यम से PRIS को विभागीय कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे स्थानीय शासन व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनती है। देखिए, सरकार स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए, हमारे पंचायत समितियों को मजबूत बनाने के लिए, ब्लॉक समितियों को मजबूत बनाने के लिए, जिला परिषदों को मजबूत बनाने के लिए ये योजना लेकर के आ रही है, जिससे स्थानीय स्वशासन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और वो बहुत ही मजबूती से कार्य करेगा। एक लंबे समय से ये प्रयास जारी रहे हैं और आगे भी सरकार इस प्रकार की योजनाएं लाती रहेगी। और जो योजनाएं लेकर के आती हैं सरकारें, वो जिस आधार पर सोच करके लाई जाती हैं, उस आधार पर वो पूरा करने के लिए उनका एक स्पेशल बजट तैयार किया जाता है। जैसे इस चीज के लिए 572 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया, जो आवंटित किया गया अलग अलग तरीके से। जो 0.5 ग्राम पंचायतों को दिया गया, 0.25 स्थानीय स्वशासन के लिए दिया गया और जिला परिषदों को दिया गया। इस प्रकार से ये चीजें आवंटित की जाती हैं। तो ये चीजें इसलिए लाई जाती हैं ताकि लोकल चीजों को, स्थानीय चीजों को, स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाया जा सके। इसी के साथ मैं नवीन यादव आप लोगों से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।